हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। अभी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है उसे दो कॉम्बिनेशन में समझेंगे, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल लेक्चर हमने इससे पहले बना चुके हैं और आपको दे चुके हैं, तो एक बार आप वो लेक्चर देख लो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बस आज हम क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीरीज में और कैसे पैरेलल में कैलकुलेट किया जाता है, जरा उसको समझेंगे, जिससे हमें आगे सेल्स का टॉपिक समझने में इजी हो जाए। राइट, तो हमारा हेडिंग ये होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो यहां मैं एक रेजिस्टेंस लगा लिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा लिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हम R1 से बता दिए और ये रेजिस्टेंस को R2 से बता दिए। रेजिस्टेंस मतलब पता है ना, जो करंट को अपोज करता है, करंट को जाने नहीं देता है, मतलब उसकी स्पीड को रोक देता है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। राइट, अब रेजिस्टेंस के तौर पे कुछ भी लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर बल्ब लगा लिया और मैं यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन कर दिया, समझो इस तरह। अब यहाँ स्विच है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर मैंने स्विच ऑन कर दिया, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब देखो, जो भी करंट आ रहा है ना, यहाँ से क्या आ रहा है, करंट आई आ रहा है। तो आई करंट को ये बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, बल्ब उस करंट को रोक रहा है। तो जो भी करंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज लाइट एनर्जी, यानी कि क्या हो रहा है, बल्ब ब्लो हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर जो करंट है वो यहाँ से पास होकर इधर आ जाती है, तो आने वाली एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो बल्ब है या हीटर है, वो क्या करता है, करंट को रोकता है, और करंट को जब रोकेगा तो वहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हीट एनर्जी किसी ना किसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कोई लाइट एनर्जी के फॉर्म में, है कि नहीं। तो इस तरह वो कन्वर्ट होती है। ये डेली लाइफ में हम देखते हैं, ये आपको पहले से पता है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। राइट, चलो अभी यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस को मैंने R1 R2 से बता दिया। यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, यही करंट यहाँ जाने वाला है तो वही करंट आएगा, यही करंट यहाँ आएगा तो करंट I आने वाला है। अब ऑब्वियसली करंट आ रहा है तो मैं कहीं से बैटरी कनेक्शन किया होगा, तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्शन कर दिया और यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ स्विच। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और यही करंट यहाँ से इधर आ रहा है। अब आपको पता है कि देखो, ये रेजिस्टेंस है मतलब ऑपोजिशन है, तो यहाँ से यहाँ पर जाना जरूरी है, यानी कि करंट को इधर से इधर पास होना जरूरी है। तो करंट को यहाँ से यहाँ पास कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज खर्च हुआ इधर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ एनर्जी लगेगी, उसे कहते हैं V2 वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज है। राइट, तो ये V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज यहाँ पर खर्च हो गई। रेजिस्टेंस के तौर पे चलो मान के चलते कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पर 2 ओम है, इधर 4 ओम है, मतलब इधर ज्यादा ऑपोजिशन है, इधर कम ऑपोजिशन है। तो करंट को यहाँ से यहाँ पास कराने के लिए यहाँ का जो वोल्टेज खर्च होगा वो कम होगा, और यहाँ से यहाँ पर करंट को पास कराने के लिए जो वोल्टेज खर्च होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन ज्यादा है। राइट, ये हमने नॉर्मली पहले से देखे। अब समझना है कि जो आपको सिस्टम दिख रहा है, इसमें हम रेजिस्टेंस को एक के बाजू में एक ही लाइन में कनेक्ट किया है, मतलब सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इस रेजिस्टेंस को मिलाकर जो एक नई रेजिस्टेंस बनेगी। एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कि मान के चलो कि देखो, ये दोनों मिल गए समझो, तो एक नई सर्किट बन गई, एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है कि नहीं। राइट, और यहाँ पर जो भी लगा है इसको रहने दो। अब मीनिंग क्या समझते हैं हम, ये दो पॉइंट समझते हैं। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला के जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम किससे बता रहे, RS से बता रहे, या फिर इसे हम कहेंगे R इक्विवेलेंट कहेंगे। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर जो रिजल्ट आ रहा है
उसको मैं आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस फॉर सीरीज कनेक्शन, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर आर इक्विवेलेंट कहेंगे। क्लियर है? यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज V2, ये दोनों वोल्टेज को मिला के सिस्टम का टोटल वोल्टेज जो आएगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो RS आ रहा है ना, ये दोनों मिलाकर जो रिजल्ट आ रहा है वो ये होगा, यानी कि RS होगा समझो, या इसे हम क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट बोलेंगे। और ये दोनों वोल्टेज मिला के जो नया वोल्टेज आया वो क्या आया? V वोल्टेज आ गया। बाकी तो हमने यहाँ पर ये बैटरी कनेक्शन करके रखा है, ये रहने दो, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। दोनों टर्मिनल वोल्टेज को ऐड करके ये वोल्टेज आ गया। क्लियर हो रही है आपको? तो सवाल ये कि अभी ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है यानी कि आर इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था? R1 प्लस R2, ये दोनों आ रहे थे। क्लियर हो गई? देखो जो करंट ये R1 से पास हो रहा है वही करंट R2 से पास हो रहा है, यानी कि करंट कांस्टेंट है। करंट क्या है? कांस्टेंट है। करंट चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? वोल्टेज। यहाँ का V1 वोल्टेज और यहाँ का V2 वोल्टेज पूरा मिला के कितना रहेगा? V वोल्टेज। तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V1 प्लस V2। अब आपको पता है ना ये V1 V2 क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है या टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहूँ या टर्मिनल वोल्टेज कहूँ, ये क्यों हुआ? तो ये दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इस कनेक्शन में आपको क्या समझा? इसमें यह समझ में आ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो नेट रिजल्ट है वो एडिशन में आ जाता है, दोनों को ऐड करके आ रहा है, R1 प्लस R2, यानी कि R इक्विवेलेंट या फिर RS करके लिख दूंगा। R1 कितना है? 2 ओम और R2 कितना है? 4 ओम। तो देखो RS इज इक्वल टू कितना है? 6 ओम आया। क्लियर है? इसका मतलब दो रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में कनेक्ट किया, एक का था 2, दूसरे का था 4, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 6 आ गया। इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगर आप रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन करोगे ना तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एडिशन होता है सबका। ये बात हम यहाँ पर समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ? वक्त आने पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा लेता हूं और पैरेलल में कनेक्शन करके देख लेते एक बार। देखो यहां लगा लेते हम ये वाला पहला वाला रेजिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद यहां पर है ना इधर से सेकेंड वाला रेजिस्टेंस ये है, और ऐसे कनेक्शन कर दिया मैंने। अब आपको पता है कि देखो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये जंक्शन पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से कहीं बैटरी से कनेक्शन कर दिया, इस तरह लगा लिया, तो ये बैटरी का वोल्टेज, बैटरी से कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर की लगा लेते। अभी देखो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? करंट I फ्लो हो रहा। समझो यहाँ से करंट I आ गया, ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I1 करंट जाएगा क्योंकि R1 से पास होने वाला है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या रहेगा? I2 करंट है, वो यहाँ से पास होगा। राइट? अभी देखो R1 कितना लिया है? एग्जाम्पल के तौर पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, और जो अपना R2 है वो कितना है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं? यहाँ का रेजिस्टेंस कम है तो इधर से ज्यादा करंट जाएगा, और यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से कम करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन ज्यादा है तो कम करंट जाएगा यहाँ से। उधर ऑपोजिशन कुछ भी नहीं है तो ज्यादा करंट निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि मैंने यहां से भेजा 10 एम्पीयर का करंट भेजा, तो इधर चला गया मान के चलो 8 एम्पीयर करंट, और यहां पर चला गया 2 एम्पीयर करंट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं सॉल्व भी नहीं किया, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो वहां से उतना करंट चला गया। अब ये दोनों करंट यहां से आया, I1 करंट इधर से इधर आ गया, I2 करंट यहां से यहां पर आ गया, और दोनों भी बाहर आए अपना I1 प्लस I2, मतलब कितना हो जाएगा? I। देखो गया था I और वापस I आ रहा है, बस यहाँ पर बीच में क्या हो जा रहा है? करंट स्प्लिट हो जा रहा है। करंट का क्या हो रहा है? यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है, थोड़ा करंट इधर, थोड़ा करंट इधर, फिर दोनों करंट मिलके यहाँ से आ रही है। क्लियर है? पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जितनी वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर करंट को पास होने में लग रहा है V वोल्टेज, उतनी वोल्टेज यहाँ पर भी लगेगा। रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस कितना है। और जो बैटरी का ये वाला वोल्टेज जो रहेगा, इसका जो वोल्टेज रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर रहेगा। इतना तो पक्का है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। राइट?
तो यहां पर वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल, इतना है। अभी देखो, हम जब इसका पूरा स्टडी कर रहे थे, इससे पहले के लेक्चर में हम सब देख चुके हैं। अब जो इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट रेजिस्टेंस आएगा, R1 R2 मिलाकर जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट या फिर RP करके बोलेंगे। P फॉर पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन रहने वाला रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा आ रहा था। समझ में आ रहा है? आप जरा एक काम करते, जरा नंबर ले लिया है तो सॉल्व करके जरा समझ लेते हैं। ये कितना है, 2 ओम है, और ये कितना, 4 ओम है। तो मुझे ये बताओ कि 1/R इक्विवेलेंट लिया मैंने, तो 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, होल अपॉन 4 2 जा 8 हो जाएगा। नाउ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना, 6/8 हो जाएगा, राइट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो 2 3 जा 2 4 जा 3/4 आ गया। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 1 जा आएगा, और यहाँ पर कट करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 1 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 1.33 आ रहा है। अब ये 1 1 मैच हो गया, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1.33 आ रहा है। इसको रिवर्स करोगे तो भी क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिल रहा है 1.33 मिल रहा है, इतना आ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्शन किए तो जो नेट रेजिस्टेंस है, दोनों का मिलाकर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट में, वो आ रहा है 1.33। अकेले फर्स्ट रेजिस्टेंस का, अकेले का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। इसका अकेले का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.33, मतलब सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आ रहा है। समझ में आ रही है? जबकि सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन हो रहा है, इसका और इसका मिलाकर जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है। मतलब एक बात तो पक्का समझ में आ गया, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, उसका जो रिजल्ट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रही है, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम रहती है। और सीरीज में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इतना तो पक्का हो गया। मतलब एक बात तो पक्का है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया, मैं आपको बोल के रखता हूँ, आपके पास है ना 2 रेजिस्टेंस देख के रखा मैंने, R1 है 2 ओम का और R2 है यहाँ पर 4 ओम का। अब मैंने आपको बोल दिया कि काम करो, आप ऐसे सर्किट बनाओ जिसमें आपको रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम का, और आपके पास क्या दिया गया, ये दोनों दे के रखा है, दूसरा कुछ रेजिस्टेंस है नहीं आपके पास। तो आप इन दोनों क्या करोगे, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, बराबर। लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, आप एक डिवाइस चला रहे हो और उस डिवाइस का रेजिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी 1.33 ओम का, और आपके पास हम 1.33 ओम का रेजिस्टेंस लाके नहीं दिया है, हम आपको ये दोनों देके रखा है, आपके पास ये दोनों ही रहेगा। तब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको 1.33 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दोगे। अगर आपको 6 ओम चाहिए तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दोगे। क्लियर हो गई? तो एक बात तो पक्का समझ में आ गया हमें कि हम एक नोट लिख लेते, इधर हम आपको एक बात बता देते हैं। यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, हमें एक समझ में आया कि नोट मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ कपड़ा सूखा है। यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, देखो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन parallel combination of resistance is always lower than individual resistance।
क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में जब समझोगे ना तो आप सेल्स की वोल्टेज को भी समझना आसान हो जाएगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये पता चल गया है कि जो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते, वो हमेशा सिंगल रेजिस्टेंस से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता। समझा? अगर यही डायलॉग अगर हम सीरीज में चिपका दें तो क्या होगा? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, क्या रहेगा यहां पर? ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सिंगल से तो ज्यादा ही आएगा इसमें, सीरीज वाले में। इतनी बातें हमें समझ में आ गए, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम ईएमएफ को समझ लेते हैं। ईएमएफ का लेक्चर भी हमने पहले डिटेल में समझा चुके हैं। अभी बस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो समझ लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है? सेल का वोल्टेज। तो जो सेल का ईएमएफ है उसे समझ लेते हैं। वो समझने के बाद सेल को हम क्या करेंगे, सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में भी कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेते। देखो अब हम क्या करेंगे, हम एक ईएमएफ देखेंगे। अब मान के चलो कि हमें मार्केट से एक बैटरी लेके आया, मतलब सेल लेके आया, और आपको सेल पता है ना, जो हमारे रिमोट में हम लगाते हैं या फिर जो दीवार की घड़ी होती है घड़ी में लगाते हैं, तो वो सेल मैंने मार्केट से लेके आया। अब वो सेल मेरे पास कुछ इस तरह दिख रहा है, दिस इज द सेल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और वो सेल पे लिखा गया है 12 वोल्टेज लिखा गया है। तो जो सेल पे आपको 12 वोल्टेज दिख रहा है वही होता है ईएमएफ। दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये सेल से मुझे बल्ब को ग्लो करना है समझो, या मुझे करंट फ्लो कराना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक वायर कनेक्शन कर दिया और यहाँ लगा दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के तौर पे कुछ भी लगा सकते हो आप, बल्ब लगा लो, ठीक है, छोटा बल्ब लगा लो। अब यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ से इस तरफ जाएगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएगा, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है। सो दिस इज अ करंट, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, राइट? अब ये जो बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो है ईएमएफ, राइट? और ये रेजिस्टेंस के यहाँ पर, मतलब ये जो वायर के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस बनेगा इसे कहते, वायर के अक्रॉस में जो वोल्टेज बनेगा, ये वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, या इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम गहराई में आपको समझाए थे, एक बार हम इसको देख लेते एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या। ये जो सेल है ना, ये सेल को निकाल कर हमने यहाँ रखा, दिस इज अ सेल। ठीक है, ये वाला सेल है। ये सेल के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रोड इधर है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब यहाँ इसके अंदर है ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा रहता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग सॉल्यूशन। थोड़े समय में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा देख लो क्योंकि आगे हमें फॉर्मूला पढ़ना है। ये है कंडक्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन भरा हुआ है, कुछ केमिकल सॉल्यूशन है, इतना समझ लो, क्योंकि आप 12th में आने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए सेल में क्या है ये ईएमएफ, इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर और इधर। अब इस सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होगा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसके अंदर हीट इवोल्व होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, और वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन होता है। बस अब इतना समझो कि कुछ इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि देखो, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो यहाँ पर है ना नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा है, और यहाँ जो है इधर क्या है, इधर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, राइट। अब उससे पहले देखो जनरली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ऐसे करके इधर आता है। अगर मैं ये सेल को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया होता, अभी तो मैंने कनेक्ट नहीं किया है, पर मान के चलो कि मैं किसी वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो लेट से मैंने बाहर ऐसे किसी वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ लगा लेता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, और ऐसे करके मैं बाहर के वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको मैंने R से बता दिया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर से जाकर यहाँ पर आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वायर के अंदर, मतलब करंट बनेगा। और करंट का डायरेक्शन कैसे बताओगे, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह दिखने वाली है ऐसे, और ये करंट का डायरेक्शन आपको ऐसा दिखेगा। ये जो सेल आपको दिख रहा है ना, ये सेल मैंने यहाँ दिखाया है, ये सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो इधर है, जबकि मैं मार्केट से जो सेल लेके आया उसके अंदर क्या रहता है वो बता रहा हूँ। और उसके अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ पर ऐसे केमिकल सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है जिसके अंदर रिएक्शन होने वाले रहते हैं, इतना पता है, राइट। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रोड रहेंगे, जो ये दिख रहा है माइनस से दिख रहा है और ये प्लस से दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, क्लियर है। तो अभी होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बाहर के तरफ, वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, ऐसा आते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, तभी करंट बन जाता है, राइट। अब जरा सोचो, जनरली क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा है और सामने हैं सारे नेगेटिव वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इसको यहीं रहना पड़ जाता, लेकिन होता यूँ है कि ये जो केमिकल सॉल्यूशन है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होता ही है, 1 कूलम का है समझो। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, पर ये 1 कूलम का चार्ज है समझो। तो अब ये 1 कूलम वाले चार्ज को इधर से इधर आना है, इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है, उसे यहाँ से यहाँ पर आना है। तो ये जो केमिकल सॉल्यूशन है वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रिलीज होती है जिसके वजह से ये एनर्जी लेकर यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया गया, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, 12 जूल पर कूलम। 1 कूलम के लिए 12 जूल की एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, मतलब रिएक्शन में एनर्जी निकला है, कितना, 12 जूल पर कूलम। इसी को कहते हैं 12 वोल्टेज, और ये जो 12 वोल्टेज है वही है ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ। इस ईएमएफ को किससे दिखाते हैं हम, ये वाले सिंबल से दिखाते हैं, मतलब इस ई से दिखाया जाता है। तो जो आपका ये सेल का जो ईएमएफ दिख रहा है ना, वो ईएमएफ ये, इसे कहते हैं, ये कितना दिख रहा है, 12 वोल्टेज। अब जरा सोचो, मैं कोई करंट नहीं फ्लो कराने वाला हूं, मैं सर्किट बंद कर दिया, यानी कि अपना जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, अभी की ओपन है, मतलब स्विच नहीं है उधर, वहां पर सर्किट को मैंने बंद कर दिया, करंट नहीं फ्लो हो रहा है अभी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहां से तो यहां पर आना है ना, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर आने के लिए अंदर का सॉल्यूशन ने जो एनर्जी दिया है वो कितना दिया है, 12 जूल पर कूलम दिया है। 12 जूल पर कूलम, दैट मीन्स 12 वोल्टेज। 12 वोल्टेज को बोलेंगे ईएमएफ। याद रखना, आप कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बस इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए जो एनर्जी दिया गया है वो इतनी, दैट इज द ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ करंट का कोई संबंध नहीं है, सेल के सॉल्यूशन में कितनी एनर्जी दिया है वो है। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, 12 जूल पर कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा, तो जब यहां से यहां पर आएगा तो बीच में क्या बना हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। वो सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा,
मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि ऑपोजिशन क्रिएट करेगा। और होता है, जैसे मान लो आप पानी में तैर रहे हो, है ना, पानी में तैरोगे तो आपको क्या, पानी क्या करता है, आपको अपोज करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो फिर आप क्या करते हो, पूरी एनर्जी लगाकर पानी को हटाकर आप आगे जाते हो, है कि नहीं। तो आप भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए पानी का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी खर्च करते हो। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां पर आने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करेगा। उसे टोटल कितनी एनर्जी दिया गया, इतनी। उसने उसमें से यहां से यहां पर आने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करेगा, क्योंकि बीच में क्या क्रिएट हो रही है, ऑपोजिशन क्रिएट हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करेगी। जो ये रेजिस्टेंस है इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, ठीक है। और यहां कितनी वोल्टेज खर्च हो गया, इधर हो गया 4 जूल पर कूलम की एनर्जी खर्च हो गई, मतलब 4 वोल्टेज खर्च हुआ। और इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है, 4 वोल्टेज, यानी कि 4 जूल पर कूलम। इसका मतलब वी आर इज इक्वल टू कितना है, 4 जूल पर कूलम, यानी कि 4 वोल्टेज। इतनी एनर्जी यहां से यहां पर आने में, इधर ऑपोजिशन को ओवरकम करने में खर्च कर दिया। टोटल कितनी एनर्जी दिया गया था, 12 जूल पर कूलम। उसमें से अंदर जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके यहां आने में कितनी खर्च कर दी, 4 जूल पर कूलम। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, 8 जूल पर कूलम की एनर्जी अभी इलेक्ट्रॉन के पास है कि नहीं। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर इधर से इधर आएगा। अगर मैं सर्किट चालू कर दूं तो, मतलब मैं कि यहां पर जो दिख रहा है क्या, पहले ओपन सर्किट था, अभी क्लोज सर्किट बना दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आता है तो इसमें भी तो रेजिस्टेंस लगाया है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी खर्च करेगी, 8 जूल पर कूलम, मतलब 8 वोल्टेज खर्च करेगी यहां से यहां तक आने के लिए। ये जो 8 वोल्टेज है इसे हम क्या कह रहे थे, टर्मिनल वोल्टेज कह रहे थे, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कितना खर्च हो रही है, 8 जूल, इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डिनोटेड बाय द V। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो 8 वोल्टेज था वो कैसा आया, 12 वोल्टेज पूरा दिया गया था सॉल्यूशन से, 12 वोल्टेज में से इधर आने में 4 वोल्टेज खर्च हो गया, तो 12 माइनस 4 किया तो 8 वोल्टेज आ गया। क्लियर हो गई, पक्का। ये कौन सा वोल्टेज है, ये है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये 12 वोल्टेज क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ एक एनर्जी है, फोर्स नहीं है। इस नाम से कंफ्यूजन मत होना, ये नाम हमेशा कंफ्यूज कर देता है। पहले जमाने में साइंटिस्ट को लगता था कि बैटरी मतलब कुछ फोर्स देती होगी, तो फोर्स के नाम दे दिया गया है। फोर्स से कोई संबंध नहीं है। ईएमएफ इज द एनर्जी provided by the electrolyte solutions which undergoes the reaction, that is exothermic reaction। उसने एनर्जी दिया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर 12 वोल्टेज हो गया ईएमएफ, इसको ऐसे भी से दिखाते। और यहाँ का जो वोल्टेज है, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो खर्च हुआ है वो है वी आर से दिखाया मैंने, ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब मैं जो आपको यहाँ पढ़ा है उसका बना के दिखाता हूँ। देखो मैं लगा दिया यहाँ पर बैटरी, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ, और उसके अंदर छोटी सी रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला। इसे हमने स्मॉल आर से बताया, इसको हम इसका सेल का नाम है ई, लेकिन इसका ईएमएफ क्या रहेगा ऐसे बताएंगे। और बाहर हमने एक वायर कनेक्शन कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ये है रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट, अगर देखो मैं स्विच ऑन कर देता हूं तो करंट फ्लो होगा, मतलब यहां से करंट आने वाला है, ऐसे करके करंट आएगा, राइट। इधर करंट फ्लो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी करंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ ईएमएफ ए, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस,
और यहाँ पर जो ये वायर में जो वोल्टेज खर्च होगा उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर से इधर, देखो ये करंट यहाँ पर आया, इधर आया, अब सोचो कि ये करंट यहाँ पर आ गया, ये करंट आई, करंट यहाँ से निकलकर इधर आएगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, है ना। तो इधर से आई करंट पास होने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है, V इज इक्वल टू ई एम एफ ई माइनस वी आर, मतलब इधर जो वोल्टेज खर्च होगा वो वी आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर कितनी वोल्टेज खर्च होगी, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, V इज इक्वल टू ई एम एफ ई, देखो इधर कितनी वोल्टेज खर्च होगी कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बताता है कि जो भी वोल्टेज है वो V, वहां से कितनी करंट पास हो रही है, करंट I, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितनी वोल्टेज खर्च हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में कितनी एनर्जी लगी है वो पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके जगह पे क्या लिखोगे, आई आर। बस अभी आप ये फॉर्मूला याद रख लो, मुझे बस ये बताना है। आप इससे पहले के लेक्चर अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप यहाँ पर देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या, ई एम एफ ई माइनस आई आर, तो समझ लो, पहले के लेक्चर देख लोगे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं देखा तो ये भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, राइट। तो देखो यहाँ आपको क्या समझा, ये जो वोल्टेज है ना, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वायर का है, देखो ये बैटरी का ये टर्मिनल होगा है कि ये वाला, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब इतना याद रखो, कैसे निकालोगे, अब कोई अगर आपने बैटरी लिया है, समझो इसका ईएमएफ मैंने E1 बता दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने R1 बता दिया, और बोल रहा हूँ बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकालोगे, V इज इक्वल टू इसका ईएमएफ E1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल R1, पुट कर लो ऐसे, करंट कितना फ्लो रहा है करंट लगा लो, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई थिंक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब हम सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, एक पक्का है, इतना अगर समझ में आ गया है तो ये याद रखो। बस आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो उधर का उस बैटरी का ईएमएफ कितना है वो चेक कर लो, उस बैटरी की खुद की रेजिस्टेंस कितनी है वो देख लो, और जो भी सर्किट में करंट आने वाला है करंट से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको उस टर्मिनल के बाहर जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई, इसको निकाल लेते हैं और अब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो यहां देखो, इसको हटा लेते हैं, देखो यहां लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स को हम लगाएंगे सीरीज में कनेक्शन करेंगे। देखो मैं यहां ले लेता हूं, ये एक सेल है और इसकी खुद की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। दूसरा सेल है और इसकी खुद की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। दो सेल ले लिया हमने, ये सेल को हमने E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट किए। ये सेल है E2 और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल R2। इसकी जो भी EMF बनेगा E1, इसका जो भी EMF बनेगा E2। ये तो सेल का नाम है क्या, ये उसकी EMF है यानी कि उसकी वोल्टेज है, ठीक है। दोनों सेल को हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया होता तो करंट फ्लो होता है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर दिखा नहीं रहा हूँ, जगह कम है तो मैं नीचे दिखा देता हूँ। ऐसे मान के चलो कि हमने ऐसे रख दिया, देखो ऐसे हम रेजिस्टेंस लगा देते कैपिटल R करके, है ना, ऐसे करके। अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, तो कैसा होता कि करंट है ना ऐसे फ्लो होता, यहाँ से लेके ऐसे, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ऐसे करके ऐसे गया और यहाँ से फ्लो होता। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता, इस तरह जाता, यहाँ पर करंट आ गया, इधर से करंट आएगा, है ना, ऐसे आएगा। देखो जो करंट यहाँ से निकला है, मान के चलो I करंट है, वही करंट यहाँ से जा रहा है ना, I करंट पास होके गया, इधर से वही करंट आ रहा है, देखो ऐसे, और यहाँ से I करंट पास होके जा रहा है। यानी कि जब
सीरीज में कनेक्ट करोगे तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने पहले आपको बता दिया है, राइट। अब आपने इससे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहले आपने यही पढ़ा था ना कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो ऐसे, यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर लिया, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कैसा आ रहा था, यानी कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ रहा था। तो अभी अगर सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आना चाहिए, है कि नहीं। ये तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन हमें ये देखना है कि इनके ईएमएफ क्या आएगा। रेजिस्टेंस के बारे में हम जान चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। हमें ये देखना है कि ये सेल के जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो क्या आएगा, वो हमें चेक करनी है, राइट। तो देखो चेक कैसे करेंगे, पहला इसका इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां से देखो जरा इमेजिन करो, ये टर्मिनल से यहां पर इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना रहेगा, V1 होता है कि नहीं। इसके लिए जो टर्मिनल वोल्टेज बनता वो कितना बनता, V2 बनता। इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V1 और इसके लिए V2, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता टर्मिनल वोल्टेज का, अभी मैंने आपको बताया था। जरा देखो, इन दोनों को कनेक्शन कर दिया, इसको और इसको कनेक्शन कर दिया समझो, तो जो नई सेल बनेगी वो सेल क्या होगी, एक बड़ी नई सेल बन गई। और ये R1 R2 मिलाकर कुछ तो नया रेजिस्टेंस आया होगा, वो ये रहेगा, है ना। मतलब ये बोलूंगा कि इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, तो इन दोनों का रिजल्ट ये आएगा, तो इसे बोलूंगा EMF इक्विवेलेंट। और इसका इस सेल का नाम बता दिया E। कभी ये जब ये दोनों को आप दोनों का जो मिलाकर जो नया रिजल्टेंट आएगा उस बैटरी का बात कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर जो नई रेजिस्टेंस बनेगी वो ये रहेगा, मतलब R इक्विवेलेंट होगा। अब देखो ये V1 है और ये V2 है, तो पूरा मिलाकर ये पूरे सर्किट में पूरा वोल्टेज कितना आएगा, V आएगा। मतलब इसके अक्रॉस में ये अगर सेम ऐसे लगा ले हम, तो ये पूरा वोल्टेज कितना आएगा, V आएगा। ये क्या है, V। समझ में आ रहा है। इन दोनों का जो एडिशन करने के बाद, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो नया सर्किट बनेगी वो ये बनेगी, क्लियर। अब एक काम करते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। आपको इधर का फॉर्मूला चाहिए तो कैसा निकालोगे, ये मुझे ये V1 निकालना है, मतलब V1 इज इक्वल टू इस बैटरी का EMF कितना है, E1 है, तो मैंने यहां पर E1 ले लिया। और यहां से कितना करंट पास होके जाने वाला है, I करंट पास होके जा रहा है, तो यहां पर हम ले लिया I। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल R1 है, तो यहां ले लिया स्मॉल R1। हो गया, मतलब इसकी टर्मिनल वोल्टेज पता चल गई, है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो दूसरे वाले का निकालते हैं, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना रहेगा, मुझे निकालना है V2। तो V2 के अक्रॉस में कौन सी बैटरी है, E2, तो उसकी EMF है E2, तो EMF E2 माइनस वहां से कितनी करंट जा रही है, I करंट, और वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो बना लिया। तो इस बैटरी के अक्रॉस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसका फॉर्मूला आ गया, राइट। अब देखो सीरीज कनेक्शन कर रहे हो तो यहां इधर देखो, इधर से इधर कितना वोल्टेज खर्च हुआ प्लस यहां पर कितना खर्च हुआ, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो V आएगा। देखो करंट को आपने यहां से यहां पास करा है, मतलब इधर से कितना और इधर से इधर कितना, दोनों का ऐड करना है, मतलब V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। अब जरा इसका बना के देखो, जो रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ रहा है, V, तो रिजल्टेंट EMF कितना है, ये देखो इसके अक्रॉस में बैटरी कौन सी, E इक्विवेलेंट है, माइनस करंट कितना पास होगा, करंट यहां से I करंट निकला है समझो, तो वही करंट यहां आने वाला है। सीरीज में है तो करंट कांस्टेंट, करंट I आ रहा है तो यहां पर I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। समझा, याद रखो ये कौन सा है, ये वो सर्किट है जिसमें हम अलग अलग सेल्स को कनेक्शन किए, और ये क्या है, इन दोनों को मिलाकर जो नई रिजल्टेंट सर्किट बनी है वो ये। तो रिजल्टेंट सर्किट में रिजल्टेंट सेल ये, रिजल्टेंट EMF ये, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये,
इमेजिन करो और ऐसे रखो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। V इज इक्वल टू V1, V1 कितना है यहाँ पर, EMF1 माइनस IR1, राइट। फिर बाजू में प्लस है V2, V2 क्या है, EMF2 माइनस IR2, लिख लिया। अभी V इज इक्वल टू ये वाला EMF E1 और ये वाला EMF E2, प्लस E2 है तो प्लस E2 लिख लिया। बाद में ये बचा क्या है, माइनस IR1 और यहां बचा है माइनस IR2, ठीक है, पक्का। नाउ V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 रखता हूं, ये जो माइनस है माइनस को कॉमन ले लिया तो IR1 प्लस IR2 हो जाएगा। चेक करो, माइनस को अंदर भेजो, माइनस IR1 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस IR2 आ जाएगा, बराबर। नाउ V इज इक्वल टू EMF1 EMF2 माइनस, इसमें I कॉमन कर देता हूं तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा, राइट। ये आ गया। मैं इसको भी ऐसे ब्रैकेट बना के रख लेता हूं। अब एक काम करते, बाय कंपेयरिंग विथ रिजल्टेंट टर्मिनल वोल्टेज। रिजल्टेंट कौन सा, ये है ना, ये तो रिजल्टेंट है, दिस इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या, इन दोनों का रिजल्ट। रिजल्टेंट टर्मिनल, ये मैं हमेशा R और M मिक्स कर देता हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर देखो, ये क्या है, ये V इज इक्वल टू यहां पर क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस I और ये क्या है, R इक्विवेलेंट। कंपेयर करो, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू देखो ये वाले टर्म के यहां पर ये माइनस है तो माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये। तो हमें क्या पता चल रहा है कि वी गेट, हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू EMF1 प्लस EMF2, ये वाला फॉर्मूला मिल गया। एंड देखो R इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, R इक्विवेलेंट मिलेगा R1 प्लस R2, मिल रहा है कि नहीं, देखो चेक करो, मिल रहा है। और वो सही है, देखो आपको पहले पता चल गया था, पहले ही पता चल गया था, क्योंकि ये सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके जो रेजिस्टेंस है वो तो डायरेक्ट एडिशन होता है, तभी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखो ये आ रहा है। तो एक बात नोटिस कर लो, सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट EMF है सेल का, उन दोनों को एडिशन करने पे मिल जाएगा और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को एडिशन करने पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सीरीज में सेल का कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है, रिजल्ट पता चल गया। अभी यहां पर दो सेल है इसलिए दोनों का EMF को एडिशन किया गया। अगर n नंबर ऑफ सेल होता तो फॉर n सेल क्या करते हैं हम, जो इक्विवेलेंट EMF है वो E1 कितना कनेक्शन किया, 3 लगाया समझो, तो EMF1 प्लस EMF2 प्लस EMF3, 4 लगाया होता तो प्लस EMF4। ऐसे करते करते अगर n नंबर लगाया होता तो EMF n। अगर सेल्स n नंबर ऑफ सेल्स है तो रेजिस्टेंस भी n नंबर होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करते 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 Rn तक जाता। इसको देख के आप समझ जाओगे, इतना तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझ में आ रही है। एक बात बताएं, यहाँ पर इसके फायदे क्या होता है। फायदा ये होता है कि जब सीरीज में आप कनेक्ट कर देते हो ना तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाते हैं। देखो आप ये बैटरी का EMF लगाया, समझो कितना EMF लगाया, इसका मान के चलो मैंने ऐसे बोल दिया कि आप यहाँ पर इसको 2 वोल्टेज का लगा लिया और ये है 5 वोल्टेज का। तो जब आप सर्किट देखोगे ना तो पूरे 8 वोल्टेज की इंटेंसिटी दिखेगी आपको। कितना, 8 वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका ये एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर मान लो यहां पर आपने बहुत सारे सेल लगा लिया, ठीक है, तो सेल लगाने के बाद आप यहां पर बल्ब लगा दे रहे हो, समझो कोई एक बल्ब अगर वहां पर ग्लो नहीं कर रहा, मतलब वहां का जो सेल है, वहां का जो बैटरी है वो खराब होगी,
तो उसको हटा दो और नई बैटरी को रिप्लेस कर लो। यानी कि जो खराब बैटरी है, जो डैमेज्ड बैटरी है, उसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे और नई बैटरी लगा देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नया सेल हम लगा लेंगे। इसलिए सीरीज का ये फायदा होता है। फायदा ये कि डैमेज सेल को यू कैन आइडेंटिफाई डैमेज सेल वेरी इजीली एंड रिप्लेस इट वेरी इजीली। आप उसको इजीली रिप्लेस कर देते हो। समझा? दूसरा ये है कि इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। आप पहला वाला बैटरी लगा दिया, दूसरा लगा दिया, इसका 5, इसका 2 वोल्टेज, सॉरी 7 वोल्टेज हो गया। मैं इससे पहले 8 वोल्टेज बोल दिया ना, यहाँ पर 2 और ये 5 कितना, 7 वोल्टेज। 8 कर लेंगे, देखो 3 लगा देता हूँ, बस खुश। 3 वोल्टेज और ये 5 वोल्टेज, कितना हो जाएगा, 8 वोल्टेज। मतलब बढ़ा सकते हो। अगर आप यहाँ पर 10 वोल्टेज लगा लिया और यहाँ 20 वोल्टेज लगा लिया, कितना हो गया, 30 वोल्टेज हो गया। 20 + 10 देखो ऐड होने वाला है, वोल्टेज की इंक्रीज होती है। ये बात समझ के और कुछ बातें जरा देखो। यहां पर हम क्या करेंगे, सेल्स को थोड़ा अलग तरह से कनेक्शन करेंगे। जरा 1 मिनट रुको, वो भी समझा देते हैं कैसे। जरा देखो 1 मिनट। देखो यहां हम देखते हैं कि इधर क्या कर रहे हैं, हम बैटरी कनेक्शन कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसकी खुद की रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा तो रहेगा, भी रहने दो बस। ये EMF सेल E1 है, सेल E2 है। इसका EMF E1, इसका EMF E2। अब जरा सोचो, अगर हम वायर से कनेक्शन कर दिए, यहाँ हम रेजिस्टेंस लगा लिए, ठीक है, ऐसा सब लगा के रख रहे हैं, ठीक है, समझ के चलो। यहाँ पर R लगा लिया। अब जरा देखो, यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जरा चेक करो, यहाँ से करंट I निकला। इमेजिन करो, यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर देखो यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि करंट जो फ्लो रहा, हम सेल लगा रहे थे ना, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया इस तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ दिखाते है कि नहीं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हो रहा था, आपको याद है, वो सेल का हमने डायग्राम निकाल के बताए थे। 2 इलेक्ट्रोड थे हमारे पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास गया, और फिर सेल के अंदर सॉल्यूशन में से कैसा आ रहा था, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव होना चाहिए ना ऐसे। तो वो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। देखो ऐसे घूम के आ रहा है। लेकिन सोचो अगर अपोज सेम हो गया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, रिपल्शन, अपोज होगा। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्शन, अपोजिट होगा, है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट यहां से निकला, पॉजिटिव से निकला, कहां जाना चाहिए, ये जाना चाहिए नेगेटिव के पास, नेगेटिव के पास गया। अब ये कहां जाना चाहिए, पॉजिटिव के पास, फिर कहां जाना चाहिए, नेगेटिव के पास। यानी कि दोनों सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेल्स है ना, सेल्स असिस्ट टू ईच अदर, असिस्ट टू ईच अदर। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से आने वाला करंट सेम ऐसे घूम के डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसलिए इनका रिजल्टेंट ईएमएफ का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है दोनों का। देखो ये देख सकते हो आप, यही फॉर्मूला आया था। लेकिन यहां देखो, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, अभी करंट यहां से निकला समझो, और कहां पर आ रहा है, देखो इधर पॉजिटिव पे आ गया। मतलब ये करंट इधर भेज रहा है और ये वाला पॉजिटिव देखो करंट यहां से भेज रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, आपस में अपोज कर रहे हैं, ये सेल्स अपोज कर रहे हैं। क्लियर है। आपको याद है मैथमेटिकल मेथड में पढ़े थे, जब 2 वेक्टर यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट में रहा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर ये 5 है और ये 2 मीटर है, तो यहाँ पर देखो 5, इसमें से 2 कट गए, कितना बचेगा, 3 मीटर का रह जाएगा। वैसे इसमें भी क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट ईएमएफ है उसका आएगा क्या, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू EMF1 माइनस EMF2। एग्जाम्पल के लिए इसका EMF है 5 वोल्टेज, इसका EMF है 3 वोल्टेज, तो 5 माइनस 3 करोगे।
अगर सोचो कि इसका ईएमएफ है 3 वोल्टेज और इसका ईएमएफ है 5 वोल्टेज, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसको ऐसा लिखोगे ईएमएफ 2 माइनस ईएमएफ 1, मतलब 5 माइनस 3 ऐसे करोगे। इसे कहते हैं सेल्स अपोज टू ईच अदर। ये क्या हो रहा है, सेल्स अपोज टू ईच अदर, एक दूसरे को सेल क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ये ऐसे है। तो ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलेगा आगे हमें कि दो सेल या तो असिस्ट करेंगे या तो अपोज करेंगे। अगर अपोज कर रहे हैं तो सेल के ईएमएफ को डिफरेंस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और असिस्ट करेंगे तो सेल के ईएमएफ को एडिशन कर लेंगे। और ये हमारा सीरीज कनेक्शन में हमें अब देख रहे हैं, समझ में आ गया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया। जब हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पक्का है। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। अभी हम क्या देख रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखे थे। अब क्या देखने वाले, हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो चलो उसको समझ लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखो अब हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसको भी हम समझते हैं कैसा। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। ये ले, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। सॉरी माफ करना, हम सीरीज का नहीं पढ़, सॉरी हम रेजिस्टेंस का नहीं पढ़ रहे, हम किसका पढ़ रहे हैं, सेल्स का पढ़ रहे हैं। तो लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह। ये रहा ईएमएफ, सॉरी E1 सेल है और इसकी खुद की रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और ये सेल का नाम है E1, इसकी ईएमएफ है E1। अब दूसरा हम नीचे लेते हैं, थोड़ा और नीचे लेते हैं ताकि ज़रा बड़ा करके दिखा सके। इसको ऐसे ले लिया और इसकी जो खुद की रेजिस्टेंस बनेगी वो ये है और कुछ इस तरह है, ऐसे, ठीक है। ये जो सेल है, ये सेल का नाम है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका जो ईएमएफ बनेगा वो E2 बनेगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर लोगे, लेट से यहाँ से अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बाहर से लगा लिया, नहीं लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमें वायर से दिखाना है। यहाँ ऐसे कर लिया, देखो जो वोल्टेज इसके पास बनेगा, अगर आपको एक बड़ी बैटरी भी लगा देते ना आप ऐसे, यहाँ पर अगर कोई बड़ी बैटरी भी लगा लिए होते समझो, तो जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। यानी कि इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और जो नया इक्विवेलेंट बनेगा, मान के चलो कि इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जगह नहीं है ना यहाँ पर, इसका इक्विवेलेंट मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख लेता हूँ, थोड़ा साइड में दिखा लेते। इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आया समझो, ऐसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे। और ये क्या है यहाँ पर, ये है और ये R, ये R इक्विवेलेंट है और ये E है और ये EMF इक्विवेलेंट है, समझा क्या। तो देखो इसका जो वोल्टेज होगा ना वही ये होगा, मतलब इधर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल में आपको पता है क्या कांस्टेंट होता है, PV, यानी कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है, बस इतना समझो। चेंज क्या होता है, करंट। अब एग्जांपल के लिए यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा, करंट I आ रहा होगा, समझो I करंट आया, ठीक है। अब ये I करंट यहाँ आया और एक जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट से यहाँ जा रहा है, तो करंट क्या बन गया, I1 करंट, और कुछ करंट यहाँ से I2 करंट जाएगा। I करंट यहाँ पहुंचा, अब करंट स्प्लिट हो गया और यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है। लेकिन जरा समझाने के लिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो करंट कहाँ से आना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलो यहाँ से लेते हैं, करंट इधर से एंट्री मारा, I करंट, यहाँ पर I करंट आया, इधर से क्या जाएगा, इधर से जाएगा I1 करंट और यहाँ जाएगा I2 करंट। अब ये I1 करंट यहाँ से पास होके हुए इधर आई और यहाँ से ऐसे इधर जा रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है और यहाँ से I2 करंट चला गया। करंट पॉजिटिव से निकलना चाहिए, है ना, और नेगेटिव पे आना चाहिए, तो ऐसे आ रहा है।
और बाहर क्या आया, यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये I इज इक्वल टू क्या बन के आया, I1 प्लस I2। मतलब I था, अंदर जाके स्प्लिट हो गया, I1 I2 दोनों मिलके यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कांस्टेंट होगा। पैरेलल में आपको पता है इसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज क्रिएट होती है इसके अक्रॉस भी वही रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, पहले से पता है हमको, हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी देखो मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। अब जरा देखो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो भी आएगा ना, अभी ये क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट V आएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब ये रफ करने वाला हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। तो मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आएगा, V आएगा। रिजल्टेंट EMF में यहाँ बताता हूँ, ये क्या है, E इक्विवेलेंट है, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको, नीचे वहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलेगा, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। अब देखो एक एक करके समझते, धीरे धीरे करके। सबसे पहला ये देख लेते हैं कि पैरेलल में अगर है तो इनके रेजिस्टेंस कैसा आना चाहिए। आपको याद है, इससे पहले पैरेलल कनेक्शन करके दिखा था, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लिया ऐसे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये था R1 और ये था R2। तो इनका जो रिजल्टेंट था वो कैसा आ रहा था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा था। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो देखो ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे R1, और दोनों को नीचे R1 इंटू R2 कर लेंगे, और ये 1/R इक्विवेलेंट है। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो ये देखो इसको ऊपर करो, ऐसे इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 ये होना चाहिए, ऐसे आ रहा था। तो बस जहां पर कैपिटल है उधर स्मॉल r1 लगा लो। तो इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए बताओ, R इक्विवेलेंट जो होगा वो आना चाहिए कि R1 इंटू R2 अपॉन ये वाला आना चाहिए, है ना, R1 प्लस R2 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सेल पैरेलल में कनेक्शन है, एक के बाद एक कनेक्शन है ऐसे। तो इनके जो रेजिस्टेंस है उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये आना चाहिए, है ना, आना चाहिए, और ऐसा आएगा तो हमारा आंसर राइट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका EMF का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, यानी कि E इक्विवेलेंट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें यही तो निकालना है, और वो निकालने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझा। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ और कहीं कहीं जगह पे लिख लेता हूँ, जगह मिलना चाहिए मुझे। इसको हटा देते, 1 मिनट, ठीक है। जरा देखो मैं यहां लिख लेता हूं, इधर बना के लिख लेता हूं। जरा यहां पर देखो, इसका निकालना है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बताओ। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इधर कौन सी बैटरी है, इधर ये E1 बैटरी है जिसका EMF E1 है, तो EMF E1, और यहां पर देखो माइनस। अब जरा देखो, ये बैटरी से जो करंट पास होके जाने वाली है, इस बैटरी से जो करंट पास होके जाएगी वो I1 करंट पास होके जाएगी, और इस बैटरी से जो करंट जाने वाला है वो करंट क्या है, I2 करंट है। तो अभी इसका EMF लिख लिया E1, और यहां से जो करंट जा रहा है वो I1, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो है R1, बराबर है कि नहीं। मैं यहां से देखो ये I1 को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये I1 R1 इज इक्वल टू, ये E1 यही रहेगा, ये V यहां पर आएगा तो माइनस V हो जाएगा, ये माइनस वाला यहां आके प्लस, और प्लस वाला वहां जाके माइनस। अब मुझे I1 चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन ये R1 नीचे लिख लिया, ये हो गया यहां तक। अब इसका देख लेते हैं, इसका टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, दोनों का सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। इसके नीचे कोई और बैटरी होती तो भी उन सबका वोल्टेज सेम होता, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्मिनल वोल्टेज। चलो, तो यहां V है, इधर इसकी EMF कितना है, E2 है, माइनस कितनी करंट पास हो रही है यहां से, I2 करंट, I2, और यहां इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तो R2 लिख लिया, क्लियर है। अब इस माइनस वाले को यहां भेज देते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे,
और ये EMF E2 यहीं रहेगा, ये V वाला वहां जाके -V हो जाएगा। हमें चाहिए I2, तो I2 इज इक्वल टू E2 - V अपॉन R2, ये हो गया। दो इक्वेशन हमें यहां पर बन गए, हमें मिल गए। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आता? V आता। जो इनका है वही इसका भी क्या आता? V आता ना, तो हम V लिखेंगे। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट EMF बनता वो क्या बनता? E इक्विवेलेंट बनता, तो E इक्विवेलेंट बनता माइनस। जरा देखो, पूरी सिस्टम का रिजल्टेंट EMF E इक्विवेलेंट, पूरी सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। इधर से तो I1 करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ इस बैटरी से I1 करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ इस बैटरी से I2 करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन पूरी सिस्टम में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि यहां से आने वाला I1, यहां से आने वाला I2, दोनों मिलके फिर I बन जाएगा। फिर यहां से जाएंगे ऐसे, है ना, यहां से दिखाता हूं, जरा इधर से इधर निकाल लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम कचपड़ा हो रहा है, पर समझ जाओ। यहां से गया ऐसे, और देखो फिर वापस I1 I2 बन गया, फिर I बन गया। सिस्टम में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट। पूरे सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट। पूरी सिस्टम का वोल्टेज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V। जो इधर है वो इधर है, वो इधर है, तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज V रहेगा। पूरी सिस्टम की EMF E इक्विवेलेंट, इसका प्लस इसका मिलाकर, सब मिलाकर रिजल्ट ये आएगा। पूरे सिस्टम में रिजल्टेंट करंट I आ रहा है, पूरे सिस्टम में रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ये हमें पता रहना चाहिए बस, ठीक है। अब इतना बताएं कि भाई साहब यहां पर देखो, दो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, तो यहां रख लेते हैं हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करके। अब I इज इक्वल टू I1 कितना है अपने पास? E1 माइनस V अपॉन R1 है, प्लस है तो प्लस। I2 कितना है? ये वाला है, E2 माइनस V अपॉन R2 हो गया, है ना, दोनों अलग अलग है। नाउ I इज इक्वल टू, देखो एक काम करते हैं, R1 को इसके नीचे भेजेंगे और इसके नीचे भेजेंगे, तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, प्लस इसके नीचे देखो E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, बन गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही, है ना। और जितना हो सके नीचे लिखता हूं ताकि मुझे जगह अच्छे से मिल सके। देखो ये वाले टर्म को मैं ऐसे लिखता हूं E1 अपॉन R1, और ये प्लस वाला जो टर्म दिख रहा है ना, उसको यहां लिख लेता हूं E2 अपॉन R2। अब ये जो है इसको बाजू में लिखता हूं माइनस V अपॉन R1, ये जो है इसको इधर लिख दूंगा माइनस V अपॉन R2। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। I इज इक्वल टू, इनको वैसा का वैसा ही लिख देता हूं, यानी कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। उसके बाद देखो ये माइनस माइनस को मैं जरा कॉमन ले लेता हूं, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 हो जाएगा, बराबर। माइनस को अंदर भेजो, माइनस V अपॉन R1, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस V अपॉन R2। समझ में आ रहा है? I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, इसमें देखो V कॉमन है तो V बाहर चला गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो गया। नाउ I इज इक्वल टू EMF E1 अपॉन R1 प्लस EMF E2 अपॉन R2 माइनस V, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, R2 1 जा R2 प्लस R1 1 जा R1 अपॉन R1 इंटू R2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए। समझ में आ रही है ना? समझते रहिएगा। जो यहां पर आपको दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, ये देखो ये माइनस है ना, माइनस माइनस ये ब्रैकेट है, इसको पूरा उठा के इस तरफ लेके आते, तो माइनस वाला यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस V1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू, ये तो इधर ही रहेंगे, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, तो मैं उनको वहीं रख दिया। अब बस ये इधर आ गया तो ये I वाले को उधर भेजो, प्लस I वाला वहां जाएगा तो माइनस I हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? समझते रहो। हाँ देखो ये R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 लिख लो,
2 + 3 5, 3 + 2 5, आंसर एक ही आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख लेता हूँ R1 + R2, थोड़ा ऑर्डर में अच्छा लग रहा है इसलिए, ठीक है, चिंता नहीं। देखो अब क्या करेंगे, V, मैं इसको देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, V = लिख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, E1/R1 है प्लस E2/R2 है और माइनस I है, इस सबको एक ब्रैकेट में बना के रख देता हूं। जरा देखो ये वाला टर्म है ना इधर जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पूरा एक है समझो, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, यानी कि R1 R2 यहां चला गया अपॉन R1 + R2 नीचे आ जाएगा, मतलब इधर आ गया, बराबर। अब इस टर्म से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये ऐसा है ना, इसको बड़ा बना लेते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट और फिर ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक जगह निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उतना स्पेस तो चाहिए। एक मिनट, कहाँ गया हमारा डस्टर, गुम जाता है बार बार, ये देखो, ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो v दिख रहा है ना, v इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू ये वाला इसके बाजू में आएगा R1 × R2/R1 + R2 करके। फिर ये देखो ये माइनस है, ये I है और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के इधर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, R1 × R2/R1 + R2 आ गया, बराबर। नाउ V = ये दोनों शहीद हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, थोड़ा एक काम करना बाकी रह गया था, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, अब कोई बात नहीं, अभी कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, E1/R2 प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो E2/R1 अपॉन R1 × R2, ठीक है। बाजू का जो है वो लिख देता हूँ, R1 + R2 है अपॉन, माफ करना, R1 × R2 है, R1 + R2 है, ठीक है, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बाजू में देखो माइनस I × R1 × R2 अपॉन R1 + R2 वैसे ही रहेगा। अभी देखो ये R1 R2 शहीद हो गए, तो अब क्या बचा है अपने पास, V = ये बच रहा है E1/R2 और E2/R1। अब ये तो चले गए, मतलब ये अकेला बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R1 + R2 आ गया, माइनस यहाँ पर क्या है, I × R1 × R2 अपॉन R1 + R2 आ गया। समझ में आ रही है यहाँ तक बातें, क्लियर हो गई। तो एक काम करता हूँ, इन सबको भी हटा देता हूँ। आप तो YouTube से पढ़ रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, इसको निकाल लो, कुछ स्क्रीनशॉट निकाल तो निकाल लो, मैं इसको हटा के आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसको हटा लेते हैं। देखो जो हमें मिला है ना वो जरा लिख लेता हूँ, एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं इसको लिख के रख लेता हूँ यहाँ पर। मुझे अभी यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि V = E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 + R2 मिला, और बाजू में क्या है, माइनस I × R1 × R2 अपॉन R1 + R2 मिला, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग विथ रिजल्टेंट EMF, यानी कि रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। रिजल्टेंट कौन सा, ये था ना, ये तो रिजल्टेंट था, दिस इज रिजल्टेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करके पढ़ रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, V = E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। कंपेयर करो, जो हमारा आंसर है वो V मैच हो गया, इज टू मैच हो गया। E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, V गेट E इक्विवेलेंट आ रहा है E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 + R2 आ रहा है। फिर माइनस माइनस मैच हो गया, I मैच हो गया। देखो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट R1 × R2 अपॉन R1 + R2 आ गया। तो हमें ये आंसर मिल रहा है।
मतलब अगर हम दोनों ईएमएफ को यानी कि दोनों सेल को पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं और हमें पूछते हैं कि बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आएगा, तो पहले फर्स्ट ईएमएफ का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड ईएमएफ का सेकेंड सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें पता रहना चाहिए। वो पुट कर दो आप यहाँ पर। आपको मान के चलो कि E1 पता होगा, यहाँ पर लेट से 2 होगा, समझो ये 2 वोल्टेज आ गया और इसका आंसर आ गया मान लो 3 वोल्टेज आ गया। ये 1 ओम का है समझो, ठीक है, और ये आ गया 2 ओम का है। तो सब पुट कर दो वहां पर, इधर 2 है और यहाँ पर कितना R2 कितना 2 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। सब वैल्यू क्या करोगे आप, पुट कर लोगे। तो मैं जस्ट नंबर लिया है आपको समझाने के लिए, ये नंबर ही होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो जो आ रहा है वो आप यहाँ पर पुट कर लोगे, तो इन दोनों सेल का जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। और वैसे ही इन दोनों सेल का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो आएगा, और ये आना चाहिए। देखो आप चेक करो, पहले देख लिया था हमने, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है। पैरेलल में अगर है रेजिस्टेंस तो उनका आंसर ये आना चाहिए, और वो यही आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है? इतनी बातें तो आपको पक्का समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब जरा हम ये देखते हैं कि अगर मैं n सेल लेता, नंबर ऑफ n सेल, क्या लेता, n सेल करके लेता। सो देखो फॉर n सेल, फॉर n सेल्स, तो n सेल के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता बताओ? पैरेलल में होगा तो आप क्या लिखते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे 1/Rn। यही तो करते हैं, क्योंकि पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस का हमेशा रेसिप्रोकल कर रहे थे और समेशन कर रहे थे, यानी कि एडिशन कर रहे थे। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो हमको मिल ही जाएगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें प्रॉब्लम ये है कि ईएमएफ निकालना, कि देखो यहाँ पर दो सेल है तो उसका ईएमएफ निकल गया, लेकिन 2 से ज्यादा रहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। E इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा है, राइट। अब R इक्विवेलेंट का लिख लेते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा है। R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 कट गए, यानी कि शहीद हो गए। अब बचा क्या अपने पास? अपने पास जो बच रहा है वो E1 R2 है और E2 R1 अपॉन क्या बच रहा है, R1 इंटू R2 है। इसको देखो इधर और इधर शिफ्ट करो, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो E1 R2 अपॉन R1 इंटू R2 और E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2। देखो R2 R2 चला गया, R1 R1 चला गया, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या बता रहा है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस क्या आ रहा है, E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 E1 अपॉन R1, ये आ रहा है। इससे ही बात पता चल गया कि भाई साहब अगर n नंबर ऑफ सेल होगा तो क्या आएगा, देखो पहला वाला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो करो, सेकेंड वाला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो करो, तो आपको जो रिजल्टेंट ईएमएफ आने वाला है वो और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ही सिंपल है, क्लियर। तो फॉर n सेल के लिए आप क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3, ऐसे करते 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 En अपॉन Rn, यहां तक आप कर सकते हो। आपको लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है क्या, यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में प्लस, यहाँ तक आप करते करते जाओ, ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि n सेल रहेगा तो कैसे निकालते हैं, n नंबर ऑफ सेल रहेगा, 2 सेल दिया है तो ऐसे, फॉर्मूला सिंपल है। देखो पहले वाले सेल दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा वाला सेल पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस, और दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का एडिशन।
पहले वाले का ईएमएफ, दूसरे वाले का ईएमएफ, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम ये भी समझ गए कि पैरेलल कनेक्शन में कैसे ईएमएफ को, इसका रिजल्टेंट ईएमएफ कैसे निकाला जाता है ये देख लिया। सीरीज में रिजल्टेंट ईएमएफ कैसे निकालते ये भी हम समझ लिए। अब एक काम करते, क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग भी लगेगा आपको। एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, फिर आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट और कुछ है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं भी। तो अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है, पहले हम सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में मैं यहाँ पर एक बैटरी लेता हूँ, ये वाली बैटरी, और इसके आगे एक और बैटरी लिया, वो ये वाली बैटरी है, ठीक है। इसका जो खुद का वोल्टेज है वो है 4 वोल्टेज। इसकी जो खुद की रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो वाला, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी वाली बैटरी जो है ये है 8 वोल्टेज की, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं 1 एक काम करते 1 ले लेते, 1 ओम का ले लेते, ठीक है। इसका मतलब ये वाला इसका खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह हमारे पास कितनी 2 बैटरी दिख रही है, एक ये वाली बैटरी और एक दूसरी वाली बैटरी, यहाँ पर 2 बैटरी दिख रही है। इस सेल का नाम है E1, इस सेल का नाम है E2, ठीक है। इसको हम आगे कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और इधर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है। और इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ऐसे। और इसके आगे भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, थोड़ा दूर लगाता हूँ, ये वाला, ऐसे। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लिया मैंने इधर इस तरफ, और कुछ ऐसे कनेक्शन कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये है 3 ओम का, और ये है 6 ओम का, और ये जो रेजिस्टेंस है ये है 4.5 ओम का। इस तरह हमने कनेक्शन कर लिया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट, आई करंट जा रहा है, ऐसे करके आई करंट फ्लो होते हुए आ रही है इस तरफ, आई करंट। अब ये करंट इधर आया, मतलब यहाँ पर आया, यहाँ आई करंट आ गया। इधर आने के बाद देखो ये पैरेलल में है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I1 करंट, और इधर से जो करंट आएगा वो I2 करंट। I2 करंट इधर से ट्रैवल करते हुए यहाँ I2 करंट पहुंच गया, इधर I1 करंट पहुंच गया। फिर ये जंक्शन के पास आकर दोनों आगे आ गए, तो दोनों मिलकर फिर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 करंट बन जाएगा। और इधर से कौन सी करंट जा रही है, I करंट पास होते हुए जा रही है। आप समझ गए मेरी बात को। सर्किट हमने अभी बना लिया, अब क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कि इन अ सर्किट as shown in the figure, देखो two cells E1 and E2 have EMFs 4 volt and 8 volt and internal resistances कितना लेते हैं, यहाँ पर कितना है 0.5 ओम एंड 1 ओम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू each रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा ये बताने के लिए बोल रहे हैं। अब सबसे पहले देखो, यहाँ का ये वाला बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है। देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ से जाके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। मतलब सेल्स क्या कर रहे हैं, आपस में अपोज कर रहे हैं। तो जब सेल्स अपोज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट क्या आता है,
या तो E1 माइनस E2 आता है या तो E2 माइनस E1 आता है ना, यही पढ़े थे ना। अब जो बड़ा रहेगा वो पहले, बाद में जो छोटा रहेगा वो लिखेंगे। ये दोनों आपस में कैसे करें, अपोज कर रहे हैं। अगर ये ऐसे होते हैं, मतलब अगर ऐसे होता, मतलब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा होता तो सेल्स असिस्ट टू ईच अदर बोलते हैं। मतलब इसके ईएमएफ को क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये अपोज कर रहा है तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, मतलब E2 माइनस E1 करेंगे। इसके ईएमएफ को E1 से बता देते हैं और इसके ईएमएफ को E2 से बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E2 कितना है 8 और ये 4 है, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो ये आ गया, राइट। अब पूरी सर्किट में कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन है। एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस के नामकरण करते हैं। इसको R1 से बता देते हैं और इस रेजिस्टेंस को R2 से बता देंगे क्योंकि ये इंटरनल है। इस रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल R1 से बता दिया, इसको कैपिटल R2 से बता देता हूँ और इसे कैपिटल R3 से बता देता हूँ। मतलब हमें एक बात समझा कि स्मॉल R1 कितना है 0.5 ओम है, स्मॉल R2 कितना है 1 ओम है, कैपिटल R1 कितना है 3 ओम है, कैपिटल R2 कितना है 6 ओम है एंड कैपिटल R3 जो है वो 4 ओम है, ठीक है। ये सारे 4.5 ओम है ना, वो 4.5 ओम है, हो गया। पहले देखो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब अगर पैरेलल में रहता है तो यहां पर देखो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कौन कौन है वो, R1 एंड R2। तो देखो क्या है वहां पर 1/RP, उनका जो भी रिजल्ट आएगा RP से बताऊंगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP। R1 कितना आ रहा है 3 है और R2 कितना 6 है। 1/RP, इसे यहाँ पर 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 कितना, 6 इंटू 3 कितना 18 हो जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू आ रहा है 9/18। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 9 1 जा 9 2 जा, मतलब 1/2 आया। 1 1 मैच हुआ तो RP इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 आ रहा है, मतलब 2 ओम। या इसको उल्टा करो, दोनों को उल्टा करोगे तो RP इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ओम। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो RP कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है। अब जरा देखो ये सेल के साथ जितने भी रेजिस्टेंस अभी कनेक्टेड है, ये सेम लाइन पे आ रहे हैं। अभी RP साथ में आएगा कि RP के बाद ये ऐसे पूरा एक साथ में कनेक्टेड है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हो, डायरेक्ट एडिशन कर लेते हो। तो अब हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब पूरी सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा R1 प्लस R2, यानी कि ये प्लस ये वाला RP। अब ये अकेला अकेला नहीं है, ये पूरा मिला के एक ही कंसिडर करेंगे RP। तो ये R2 प्लस RP प्लस ये वाला क्या है R3 है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर देखो 0.5 और ये 1 और ये 2 और ये है 4.5। तो 4.5 0.5 5 और ये 3 मिला के 8, यानी कि ये आ रहा है 8 ओम का रेजिस्टेंस। तो पूरी सिस्टम में जो नेट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट इतना है। पूरी सिस्टम में जो वोल्टेज सप्लाई होने वाला है वो इतना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या पढ़ते हैं, पूरा वोल्टेज कितना जाने वाला है E इक्विवेलेंट। पूरी सिस्टम में कितनी करंट फ्लो हो रही है I, पूरी सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट आएगा। नाउ I इज इक्वल टू E कितना है 4 और ये कितना 8 आ रहा है ना, 4/8 ही तो आया था बराबर। तो I इज इक्वल टू ये 4/1 मतलब 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 एम्पेयर करंट, यानी कि 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है
0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब यही करंट यहां से 0.5 एम्पियर करंट पास होगा। अब यहां से जो करंट जाएगा वो अलग होगा, यहां से जो करंट जाएगा वो अलग होगा, लेकिन वापस फिर वही 0.5 एम्पियर बन के यहां से पास होके जाएगा। इधर 0.5 एम्पियर करंट, यहां 0.5 एम्पियर करंट, यहां 0.5 एम्पियर करंट, ये पता चल गया। हर रेजिस्टेंस के पास क्या निकालना था हमें? इलेक्ट्रिक करंट निकालना था थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब हमें बस ये निकाल के देखना है इधर कितना रहेगा, है ना। तो जरा नोटिस करो, यहां पे निकाल के देख लेते हैं। पहले ये समझ लो कि ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो जितनी वोल्टेज यहां पर खर्च होगी ना उतनी वोल्टेज यहां पर भी होगा ना। ये 6 ओम का था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इधर का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा? V इज इक्वल टू यहां से कितना करंट जा रहा है? I1 करंट, और यहां का रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। इधर का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इधर से कितनी करंट जाने वाली है? I2 करंट जाने वाली है। तो I2 और यहां का रेजिस्टेंस कितना है? R, इसका नाम क्या दिया था हमने? R2 दिया था, तो ये R2 बराबर। लेकिन यहां पर कितनी वोल्टेज है हमें नहीं पता, हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि यहां से जो करंट आ रहा है, करंट कितनी आ रही थी? I करंट आ रही थी। उसके बाद यहां पर स्प्लिट हो गया ना ऐसे, I1 यहां से पास हुआ और I2 यहां से पास हुआ, है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो ये I1 पता चल जाएगा, I2 पता चल जाएगा, तो वापस I अगर आंसर आता है तो फिर वो सब सही है। अगर ऐसा आ गया तो मतलब ये I के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जरा इसको निकाल लेते और वहां पर हम समझते। इसको हटा ले, देखो इसको हटा लेते। तो देखो अभी हमें यहाँ ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो करंट आने वाला है वो कितना करंट आएगा? I करंट आएगा। तो इधर से I करंट पास होके जाने वाले पूरे सिस्टम से, मतलब इधर से पूरा मिला के कितना करंट जाएगा? I करंट। और इस पूरे सिस्टम में कितनी वोल्टेज होगी? V वोल्टेज होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है। कितनी करंट पास होने वाली है? I करंट, दोनों सिस्टम से आ गया। और यहां पर दोनों का मिलाकर नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? RP आ रहा है, यानी कि इस सिस्टम का रिजल्टेंट वोल्टेज V है, सिस्टम का रिजल्टेंट वोल्टेज V है। और इस सिस्टम से पूरा जो करंट पास होके जाएगा वो I जाएगा। इस सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस है वो है RP, बराबर। तो अब मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर RP पता है और I आपको पता है, तो V इज इक्वल टू क्या करोगे? I कितना है? I यहाँ से आ रहा है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर। और जो RP है नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा था यहाँ पर? 2 ओम, तो ये हो गया 2, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किया तो 1 वोल्टेज आ रहा है। मतलब इधर का जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा? अभी ये 1 वोल्टेज, और ये वाला जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1 वोल्टेज। अब आपको समझ में आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? V इज इक्वल टू I1 R1। तो अगर I1 चाहिए तो V अपॉन R1 नीचे भेज दोगे। I1 इज इक्वल टू V कितना है अपने पास? 1 अपॉन R1 कितना है? R1 3 है, तो यहाँ पर 3, इतना करंट यहाँ से पास होके जा रहा है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या इधर? I2 R2 है, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू V1 है, R2 कितना है? R2 है 6 ओम, तो यहाँ पर 6, यानी कि इतना एम्पियर का करंट पास होके जाएगा। पहले क्या देखो कि ये पूरे सिस्टम से कितनी करंट जाने वाली? सिस्टम में से I करंट जाने वाली। पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना है? RP। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। और इस पूरे सिस्टम का जो नेट वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? V आ रहा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू RP। सिस्टम का पूरा निकाला, उससे ये पता कर लिया कि सिस्टम के अंदर नेट वोल्टेज कितना है वो पता चल गया। अब वो पता चल गया तो बस यहाँ पर पुट करके निकाल लिया। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो फॉर्मूला बनता है, यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो और यहाँ का रेजिस्टेंस R2 मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चलेगा। ऐसे करके निकाल लिया। आपका आंसर सच में सही है नहीं है, कैसे चेक करोगे आप? चेक करके देख लो। देखो I इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? I1 प्लस I2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, दोनों मिला के I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 कितना है? I1 आ रहा है 1/3 देखो, और I2 कितना है? 1/6।
I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, तो 6 + 3 अपॉन 6 3 इज 18। तो ये I इज इक्वल टू 6 3 इज 18, सॉरी 6 + 3 कितना 9 अपॉन ये 18। I इज इक्वल टू 9 1 जा 9 2 जा 1 अपॉन 2, यानी कि I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 0.5 एम्पियर, देखो आ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। तो आई थिंक टॉपिक अच्छा समझ में आ गया। सो हमने सेल्स के पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों को हमने देखा। और एक बात आपको बतानी है, अगर सेल्स को पैरेलल कनेक्शन करते हो समझो, तो उसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। पहले ये देखते हैं कि उसका एडवांटेज क्या है। लेट्स से कि आपने यहाँ पर एक सेल कनेक्शन कर दिया, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आ रहा है। दूसरा एक सेल आप यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसका इंटरनेस कितना स्मॉल आ रहा है। अब मान के चलो कि आपने दो सेल को क्या किया यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल कनेक्शन है। इस तरह ये पैरेलल कनेक्टेड है। अब इसका ये सेल का नाम E1 है, इसका नाम E2 है, इसका EMF E1, इसका EMF E2, और ये R1 और R2 है। अब अगर आपने ऐसे इसके अलावा और भी सेल को अगर आप पैरेलल में कनेक्शन कर देते हो, तो इसका फायदा ये है कि इसमें अगर कोई एक आध सेल अगर डैमेज हो जाएगा तो भी सर्किट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर दिया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे यहाँ से कनेक्शन करके रख दिया। मान के चलो कि यहाँ पर इस सर्किट में डैमेज हो गया। अब यहाँ पर करंट जा रहा था I करंट, और यहाँ से करंट जाने वाला था I1 करंट, और इधर जाने वाला था I2 करंट। ऐसे में ये सेल डैमेज हो गया समझो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा करंट यहाँ पर चला जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसा फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पैरेलल कनेक्शन में कोई अगर एक आध सेल अगर डैमेज हो जाएगा तो सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब सर्किट ओपन सर्किट नहीं बनेगा, क्लोज सर्किट बनेगा और करंट फ्लो होता रहेगा। ये इसका एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप सेल्स को पैरेलल कनेक्शन करने के बाद कितने भी सेल कनेक्ट कर लो, उसकी वोल्टेज को आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल लेके समझाते। देखो पैरेलल कनेक्शन में हमारा इक्विवेलेंट कैसा आ रहा था, उसका फॉर्मूला था E1 R2 प्लस यहाँ पर E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 है समझो। अब मैंने आपको बोल दिया कि दोनों भी आइडेंटिकल सेल है समझो। क्या बता दिया मैंने, आइडेंटिकल सेल्स। सो दोनों आइडेंटिकल सेल्स है, मतलब इसका EMF सेम है, यानी कि EMF1 EMF2 क्या है, सेम है। अब अगर दोनों सेल अगर सेम है तो उनकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। तो R1 और R2 क्या होगा, सेम R हो जाएगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मान के चलो कि ये 5 वोल्टेज का है और ये कितना है, 5 वोल्टेज का है समझो। यहाँ पर चेक करो, E1 के जगह पे क्या लिखोगे, E लिखोगे, E2 के जगह पे E लिख दोगे, तो ये हो जाएगा E, और R2 के जगह पे R, R1 R2 के जगह पे R, R1 के जगह पे R, यानी कि ये ER हो जाएगा, ये ER हो जाएगा। R प्लस R कितना, 2R हो जाएगा। आगे देखो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर 2ER और नीचे 2R, ऐसे में R चला गया, 2 चला गया, क्या आ रहा है, E आ रहा है। और E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये E कितना है, E है 5, तो देखो 5 है। अब जरा सोचो, आप अगर ये सेल को पैरेलल कनेक्शन करते हो, तो अगर हम ये सोचते हैं कि पैरेलल कनेक्शन कर दिया, इसका 5 वोल्टेज है, इसका 5 वोल्टेज है, तो बढ़ के कुछ तो आना चाहिए, 10 वोल्टेज 9 वोल्टेज कुछ तो आ जाए, पर कुछ भी नहीं आया। देखो 5 वोल्टेज ही आ गया, मतलब इनका रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि पैरेलल में कितने भी सेल आप कनेक्ट कर लो, वोल्टेज इंक्रीज होने वाला नहीं है। समझा क्या, वोल्टेज जो है वो रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया, ये जितनी बातें हमने बताया वो सारी बातें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।